हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मैथमेटिक्स का ऑब्वियसली। तो इस वीडियो के अंदर हम रिलेशन एंड फंक्शन की स्टडी करेंगे। तो रिलेशन ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं बेटा, फंक्शंस हम ऐसा सच नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फंक्शन इस वीडियो के अंदर नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ रिलेशंस कवर करेंगे और रिलेशंस को समझेंगे, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, रिलेशन समझने से पहले हम लोग सेट्स को पढ़ लेते हैं। एक बार सेट रिकॉल कर लेते हैं, क्लास 11th में सभी ने सेट पढ़ा था। तो सेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स की लिस्ट है जिसको कोई और नकार नहीं सकता, जैसे कि फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1, 2, 3। सभी उसको 1, 2, 3 ही बोलेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर बी मेरे पास एक सेट है जिसमें मैं बोल दूं कि फर्स्ट लेट्स से फर्स्ट टू इवन नंबर्स, फर्स्ट टू इवन नंबर्स। तो फर्स्ट टू इवन नंबर्स हो गया 2, 4। सबको पता है पहले दो इवन नंबर्स जो होते हैं हमारे वो 2, 4 होते हैं। तो सेट एक्चुअली में क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको कोई और नकार नहीं सकता, कोई और मना नहीं कर सकता। कोई और ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे एलिमेंट में ये चीज आ रही है, मेरे सेट्स में ये वेल एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सभी इसको यूनिवर्सली डिफाइंड होगा, ये सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी चीज जो हमने स्टडी करनी है रिलेशन समझने के लिए, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है बेटा, उसमें होता क्या है एक्चुअली में, ए क्रॉस बी के नाम से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक्स कॉमा वाई यानी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है। ORDERD, ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में होगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है एक्चुअली में? इसका मतलब यह है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक्स को बिलोंग करेगा, मतलब एक्स हमेशा ए को बिलोंग करेगा, इट इज नेसेसरी। और जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है, वो हमेशा बी सेट को बिलोंग करेगा। ये बात समझ में आई? तो ऑर्डर्ड पेयर को अगर मुझे लिखने को बोला जाए, ए क्रॉस बी के अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, इन्हीं दोनों सेट्स का निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा? फर्स्ट 1 को उठाकर 2 के साथ और फिर 1 को उठाकर 4 के साथ। सिमिलरली 2 को उठाकर 2 के साथ और 2 को उठाकर 4 के साथ, एंड 3 को उठाकर 2 के साथ और फिर 3 को उठाकर 4 के साथ। ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर मेरे सामने आ गए। अब इस ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है, ये जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, इसके ऊपर अगर मैं कोई कंडीशन लगा दूं, मतलब एक ऐसा रूल लगा दूं जिसकी वजह से उस रूल को सेटिस्फाई करने वाले हमारे एलिमेंट्स फिल्टर आउट हो जाए, तो उस रूल को, उस पर्टिकुलरली उस रूल को मैं क्या बोलूंगा? रिलेशन बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये रिलेशन है, रिलेशन आर सच दैट रिलेशन आर ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, ये बोल दिया। और साथ में आगे कंडीशन होती है वेयर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसी कंडीशन लगा दी हमने, ठीक है, जिसमें एक्स ए को ही बिलोंग कर रहा है और वाई को बी को ही बिलोंग कर रहा है। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी भी लिख सकते थे हम, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। तो हमें इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से मिलेंगे, ध्यान से देखें तो। अगर एक्स कॉमा वाई हमारे पास सेट है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक्स जो है वाई से छोटा होना चाहिए, एक्स जो है वो वाई से छोटा होना चाहिए। तो 1, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले से छोटा है। सेकंड 1, 4 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये दोनों बराबर है। इसने बताया नहीं कि ये बराबर भी चाहिए, चलेगा, ठीक है। तो 2, 4 अगला एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन 3, 2 भी नहीं करेगा। लास्ट एलिमेंट जो होगा वो 3, 4 होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा यहां क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो इसके पास 6 एलिमेंट्स थे, और हमने ये रूल जो लगाया, ये जो रूल लगाया बेसिकली रिलेशन जो लगाया, इस रिलेशन के बाद इसके अंदर 4 एलिमेंट्स बचे, और सारे के सारे एलिमेंट्स जो है, सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो यहां बिलोंग करते हैं, इसी ए क्रॉस बी में से आते हैं। इस ए क्रॉस बी के बाहर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
और ये कभी कभी बराबर भी हो सकता है, ये कभी कभी बराबर भी हो सकता है, लेकिन हर बार होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। रिलेशन जो है हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात समझने के बाद बेटा हमें दो चीजें और स्टडी करनी है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है कि प्री इमेज क्या होती है और इमेज क्या होती है। तो बेटा जब भी ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखा है, जब भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, जैसे 1,2 ऑर्डर्ड पेयर है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? इमेज होता है। और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा प्री इमेज होता है। फंक्शंस में इसका बहुत अच्छे से मैं यूज करूंगा, इमेज प्री इमेज इनवर्ट्स का बहुत अच्छे से यूज करेंगे। अच्छा, रिलेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख देते हैं, जिन बच्चों को रिलेशन की डेफिनेशन समझनी है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे डोमेन रेंज के ऊपर। तो रिलेशन क्या होता है बेटा, इसको ऐसे समझे, इफ कंडीशन है बेटा रिलेशन बनने के लिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर मेरे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दो ऐसे सेट्स हैं ए और बी जो नॉन एम्प्टी है, जो दिखाई, जो मतलब खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी है तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, वरना 5 5 5 आ जाएगा, 5 आएगा, है ना। तो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सिर्फ तभी तभी होगा हमारा रिलेशन निकलेगा। देन रिलेशन is a rule by which every element of A is associated with element of B। मतलब ये कोई एक ऐसा रूल होगा जिस रूल को फॉलो करते हुए ए के सभी एलिमेंट्स बी के साथ एसोसिएट होंगे। ये बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? अब इतना क्लियर हो गया तो बेटा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम अब स्टडी करने वाले हैं आगे कुछ टर्म्स, ठीक है। ये टर्म्स जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। माइक चल रहा है ना? हाँ माइक चल रहा है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। ये टर्म्स जो है ये अक्सर बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो इसके लिए मैं एक रिलेशन ले लेता हूं आर। इसके अंदर मैं रिलेशन क्या ले रहा हूं? आर। और रिलेशन आर के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं, जैसे 1,2, 1,4, 1,6, फिर 2,3, 2,4, 2,6। सिमिलरली मैंने ले लिया 3,3, 4,4, 6,7। बस इतना काफी है, 9 एलिमेंट्स ले लिए टोटल हमने, इतना काफी रहेगा। तो बेटा रिलेशन जो है, रिलेशन के अंदर जो डोमेन है, वो डोमेन एक्चुअली में क्या होगा? डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स मतलब अगर मैं लिखूं इफ R is a relation, if R is a relation in A cross B, then set of all first elements is called domain। बेसिकली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डोमेन हमारी इनपुट होती है, हमने क्या इनपुट किया वो डोमेन आएगी। उसका मतलब क्या है? डोमेन, जो भी हमने इनपुट वैल्यू डाली वो हमारी डोमेन होगी। इस केस में हमारी जो डोमेन है रिलेशन की वो क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ आर। 1 फर्स्ट पोजीशन में जो जो एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, देन 3 है, 4 है, 6 है। 1 2 3 4 एंड 6, जो जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? डोमेन हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर रेंज की मैं बात करूं तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है, ठीक है, जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट्स के सेट को मैं क्या बोल दूंगा? रेंज बोल दूंगा। अगर मैं रेंज बोलूं इस रिलेशन की, रेंज जो है वो क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 2 4 6 देन 3 4 6 देन 3 4 7। तो रिपीट नहीं करते सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को, तो क्या लिखेंगे? 2 4 6 देन 3 देन 7। ये 5 एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? ये 5 एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएगी। ठीक है। अब कोडोमेन क्या होती है?
अगर हमारा रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी से आ रहा है, या रिलेशन जो है वो ए टू बी जा रहा है, ऐसा रिलेशन है हमारा, है ना, तो बेटा यहां पर जो कोडोमेन होगी वो बी पूरा का पूरा सेट होगा, तो सेट बी विल बी कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी विल बी कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन बेसिकली बेटा समझने के लिए ऐसे समझो कि पूरी की पूरी जितनी भी चीजें हैं जिनमें से हमारा आंसर आ सकता था, जिनमें से हमारा रेंज आ सकता था, वो पूरी की पूरी चीजों का कलेक्शन हमारा कोडोमेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं कि बीइंग अ टीचर, मैं क्लास में गया और पूरी क्लास में से मुझे एक बच्चे से काम था, है ना, तो मैंने बोला कि पूरी क्लास में से मेरे साथ एक लड़का आ जाए। अब क्लास में लड़का भी है, लड़कियां भी हैं, बहुत सारे लड़के हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं। तो मैंने इनपुट क्या दी, मैंने इनपुट दी कि मुझे एक लड़का चाहिए, मुझे कोई काम है, मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है, तो वो बॉय, कोई भी एक बॉय उठेगा। तो मैंने जो इनपुट दिया बेटा वो क्या था, डोमेन था, और जो बच्चा खड़ा होगा वो क्या होगा, रेंज। और पूरी क्लास के बॉयज में से जो भी बच्चा उठ सकता था, इवन पूरी क्लास में से जो बच्चा उठ सकता था, कोई भी उठ सकता था, है ना, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। बाकी सारी चीजें क्या हो गई, कोडोमेन हो गई। और जो खड़ा हुआ बच्चा मेरी हेल्प करने के लिए वो रेंज हो जाएगा, और मैंने जो इनपुट दिया बेटा जिसकी वजह से वो खड़ा हुआ वो डोमेन था। इतनी बात समझ में आ गई। डोमेन वो चीज है जो हम इनपुट कर रहे हैं, रेंज वो चीज जो आउटपुट आ रही है, और जिसमें से आउटपुट आ सकती थी वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। बच्चे अक्सर रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूज रहते हैं। तो रेंज और कोडोमेन में एक चीज याद रखनी है कि कोडोमेन जो होता है वो रेंज से बड़ा होता है और रेंज के बराबर भी हो सकता है कुछ केसेस में रेंज के बराबर भी हो सकता है। और रेंज जो है, क्योंकि वो कोडोमेन में से ही आया है, तो रेंज जो है वो सबसेट होती है कोडोमेन के, और बराबर भी हो सकती है ऑब्वियसली, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर लें, समझे। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है, और रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटी होगी और उसका सबसेट होगा। सो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेशन के लिए। पहला रिलेशन का पॉइंट हमने क्या स्टडी किया कि एक ए का जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद द मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब अगर मेरे पास एक सेट ए ऐसा है जिसमें 1 2 3 4 5 था, बी सेट ऐसा है 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ आ गया। तो रिलेशन के अंदर 1 जो है 2 के साथ भी रिलेशन बना सकता है, 1 5 के साथ भी बना सकता है, 1 7 के साथ भी बना सकता है, 1 4 के साथ भी बना सकता है। पहली बात तो ये बता रहा है कि मतलब हर एक एलिमेंट जो है ए का वो बी के साथ, बी के मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ये बात समझ में आई। कोई भी कंडीशन ऐसी लग सकती है जिसमें ए जो है 1 के साथ भी दिखाई देगा, 2 के साथ भी दिखाई देगा, 4 के साथ भी दिखाई देगा, एंड सो ऑन। दूसरी चीज इसने ये बोली कि जरूरी नहीं है कि ए के सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाए। ये बात जरूरी है, ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि 2 3 5 को इन सभी के साथ रिलेशन बनाना है। इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल। मतलब यहां पर भी कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो छूट जाए, यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो छूट जाए। ठीक है, दो बातें बताई गई हैं, इनको रीड कर लें। एन एलिमेंट इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद 2 और मोर एलिमेंट्स इन सेट बी। एक के साथ भी हो सकता है, 2 3 4 के साथ भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट लिखा है, मस्ट बी एसोसिएटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है बेटा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 2 को भी रिलेशन बनाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ए ने बनाया है, 1 ने बनाया है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता। तीसरी चीज हम बार बार सीख के आपको बता चुके हैं कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कोई भी रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अच्छा चलिए बेटा टाइप ऑफ रिलेशन करेंगे। माइक चल रहा है ना? हाँ, अभी मैं वीडियो बना रहा था और माइक ही बंद हो गया था, तो ये दोबारा लिखा हुआ वही उसी का रिजल्ट है। चलिए एम्प्टी और वॉइड रिलेशन की हम बात करेंगे सबसे पहले। अच्छा एम्प्टी रिलेशन होता क्या है? एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें बेटा हमारे पास एलिमेंट कोई आए ही ना। मतलब जो हमने रूल लगा दिया वो रूल इतना हार्ड एंड फास्ट था कि एक भी एलिमेंट क्वालिफाई नहीं कर पाया उसको। मतलब मैंने ऐसा टेस्ट बना दिया जिस टेस्ट को एक भी बच्चा नहीं पास कर पाया। तो मेरे पासियर क्या होंगे? जो पासियर बोल रहा हूं, मेरे पासिंग जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 5।
एम्प्टी होगा, है ना। तो वही चीज है, देखो मान लो मेरे पास एक सेट ए है, इसको समझाने के लिए एक सेट ए मैं ले रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ले लिया, 1 2 3 4 5 ले लिया। दूसरी चीज, मैंने एक रिलेशन बनाया, रिलेशन आर मैप्स ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए का है ये, ए क्रॉस ए का है ये रिलेशन, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आर इज अ रिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई is greater than 11, is greater than 11 where where x and y belongs to a, x and y belongs to a। चलिए अब मुझे बेटा ऐसा कुछ करना है, मुझे कोई ऐसा डायग्राम लगाना है जिसमें x और y जो है उसका सम 11 से ज्यादा आए, 11 से ज्यादा आए, और x और y दोनों के दोनों a को बिलोंग करने चाहिए। अब a में क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 तक एलिमेंट है, 5 + 5 भी अगर मैं कर देता हूं तो भी मुझे 10 ही मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा। तो ऐसा रिलेशन जो होगा, वो रिलेशन जो है वो एम्प्टी रिलेशन है, वो एक फाई रिलेशन है। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन के बाद एक और रिलेशन मैं बताता हूं, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, इसी में ले लेते हैं, एक के अंदर ही ले लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। R is a relation on A to A. R is a relation containing x comma y such that x plus y is less than equal to 10, less than equal to 10 where x and y या x comma y belongs to R, belongs to R नहीं, belongs to A, belongs to A। मतलब x और y जो है दोनों के दोनों A को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है जी। और x, y जो है वो ऐसा रिलेशन बना रहा है जिसमें इन दोनों का सम जो है 10 से कम आएगा। तो जितनी भी वैल्यूज है ये 10 के बराबर आएगा, तो जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी आ जाएंगी, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, सारे के सारे 25 के 25 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो जब बेटा हमारा एक रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से a क्रॉस b के बराबर आ जाए, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, राइट। आइडेंटिटी रिलेशन बेटा इसको हम IA से डिनोट करेंगे, एक ऐसा रिलेशन जिसको IA से डिनोट किया जाता है। ये बहुत स्पेशल तरह का रिलेशन है। ये ऐसा रिलेशन है बेटा, ऐसा रिलेशन है, रिलेशन in which every element is related to itself only जरूरी है। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर मान लीजिए अगर ये A क्रॉस A का है, A मेरे पास दे दिया है 1 2 और 3, है ना। तो ये रिलेशन A क्रॉस A में है, R मैप्स A to A। ये रिलेशन कुछ ऐसा है कि बेटा इसके अंदर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 आ गया, 1, 1, 2, 2, 3, 3 आ गया। मतलब हमारे पास ऐसा रिलेशन आ गया जो सिर्फ और सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स को कंटेन करता है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। अगला जो रिलेशन का टाइप है बेटा दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ये भी एक ऐसा रिलेशन है, रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट is related to itself। एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट जो है उससे ही रिलेटेड है। अच्छा, तो फर्क क्या है, फर्क बेटा सिर्फ ओनली का है। मतलब अगर R मैप्स A to A है, तो ऐसा रिलेशन बेटा जिसमें 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, ये तो है ही है, साथ ही साथ दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं।
और होंगे। अगर दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, इनके अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये एलिमेंट रिफ्लेक्सिव नहीं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बेसिकली हर आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, समझना मेरी बात। आइडेंटिटी रिलेशन जो है, आइडेंटिटी रिलेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और वी कैन से इट इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये डबलेट्स ही होंगे, इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मेरे पास ये कुछ इस तरीके से ए जो है 1 2 3 है ना, और ए क्रॉस ए का मेरे पास मैंने रिलेशन बनाया। अब इस रिलेशन में अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं 1 1 2 2 फिर 1 2 और 2 1, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, है ना। अब देखो बेटा, ए के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स थे? ए के अंदर मेरे पास 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मेरे पास ए का भी, बी का भी, सी का भी, तीनों का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। डबलेट कीवर्ड है, नोट कर लो। मेरे पास तीनों के तीनों एलिमेंट्स का डबलेट होना जरूरी है। डबलेट बोल दिया, डबलेट होना जरूरी है। ए बी सी तीनों का होना जरूरी है। क्या यहां पर मुझे ए का मिला? बिल्कुल। बी का मिला? बिल्कुल। सी वाले एलिमेंट यानी 3,3 का मुझे डबलेट नहीं मिला, 3 का डबलेट मुझे नहीं मिला। तो इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव नहीं मान सकता, नॉट रिफ्लेक्सिव। समझे? लिखना किस तरीके से अभी आगे समझेंगे, लिखना किस तरीके से वो आज ही समझेंगे, अभी आगे समझेंगे। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया। इसके बाद बेटा एक और इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास रिलेशन, दैट इज एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अच्छा इसमें होता क्या है रिफ्लेक्सिव के अंदर? रिफ्लेक्सिव में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर, या फिर ए रिलेटेड टू ए लिख देंगे। दोनों ही तरीके सही है बेटा, दोनों ही तरीके सही है। अब देखो बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर मिरर इमेज बनती है। क्या बनती है? मिरर इमेज बेसिकली बनेगी। मिरर इमेज बनने के लिए हम क्या करेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी इफ से स्टार्ट हो रहा है बेटा। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन जो है, अगर हमें ये इफ वाली कंडीशन नहीं मिलती तो बाय डिफॉल्ट वो सिमेट्रिक होगा। मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन खुद ब खुद सिमेट्रिक है, ये बात याद रखना। सास भी कभी बहू थी, हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा ही होगा। इट इज श्योर शॉट, हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा अगर उसमें कोई और एलिमेंट नहीं है। ये अगर वाली बात ध्यान रखना। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होने वाला है क्योंकि उसमें इफ वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही, है ना। समझना मेरी बात ध्यान से, कंफ्यूज मत हो जाना। अभी और अच्छे से एलैबोरेट करके बताता हूं। अगर ए जो है बी से रिलेटेड है, अगर ए जो है वो बी से रिलेटेड है, तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर ए कॉमा बी हमें रिलेशन के अंदर मिल गया तो हमें बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर चाहिए ही चाहिए। ये बात समझ आई? मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो इसमें मुझे सिर्फ डबलेट्स मिल गए। इसमें मुझे क्या मिल गए? डबलेट्स मिल गए। आइडेंटिटी रिलेशन है ना ये, डबलेट मिल गए, सिर्फ डबलेट्स मिल गए। डबलेट्स मिलने के कारण ये मेरा, देखो आइडेंटिटी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी भी होगा। रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है ना। ये गलत बोल दिया, रिफ्लेक्सिव होगा तो आइडेंटिटी भी होगा, ये गलत बोल दिया। आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, आइडेंटिटी है रिफ्लेक्सिव है। और साथ ही साथ क्योंकि हमें ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं मिले कहीं पर भी, कहीं भी 1 का 2 के साथ 1 का 3 के साथ रिलेशन ही नहीं मिला, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम सिमेट्रिक भी काउंट करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसको हम सिमेट्रिक भी काउंट करेंगे। और बेटा सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा स्पेशल तरह का रिलेशन, एक और इसी में एक और स्पेशल तरह का रिलेशन भी बनाता है जिसका नाम होता है एंटाई सिमेट्रिक। क्या होता है? एंटाई सिमेट्रिक। एंटाई सिमेट्रिक मतलब आइडेंटिटी वाली कंडीशन में ही अगर हम सिमेट्रिसिटी चेक करें, ठीक है, सिमेट्रिक चेक करें
तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर हमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 मिल रहा है, मतलब a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, वेयर a इज इक्वल टू b, अगर a और b दोनों बराबर है तो ऐसे रिलेशन को हम एंटाई सिमेट्रिक बोलेंगे। मतलब अगर रिलेशन सिमेट्रिक है जिसमें a और b बराबर है, ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन जिसमें a और b बराबर है, ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन जिसमें a और b बराबर है, उस स्पेशल तरह के सिमेट्रिक रिलेशन को हम एंटाई सिमेट्रिक बोलेंगे। ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन जिसमें a और b बराबर है, उस स्पेशल तरह के सिमेट्रिक रिलेशन को हम एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन भी बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा देखिए अब आगे चलते हैं बेटा। अच्छा ये हमारा सिमेट्रिक था, एंटाई सिमेट्रिक था बेसिकली, है ना। और यहां पर अगर हम स्टडी करें ध्यान से, यहां पर हम स्टडी करें तो बेटा सिमेट्रिसिटी में एक चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। मतलब ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि जैसे हम 1, 2, 3 है तो यहां पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिफ्लेक्सिव के लिए प्रेजेंट होना जरूरी था। अगर ये नहीं भी होता ना, अगर ये नहीं भी होता, हमें उससे मतलब ही नहीं था, हमें उससे मतलब ही नहीं था। ये बस इतना चाहता है कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका मिरर इमेज भी प्रेजेंट हो। जैसे 1, 1 प्रेजेंट है तो 1, 1 का मिरर इमेज यानी 1, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2, 2 का मिरर इमेज यानी 2, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 3, 3 यानी 3, 3 का मिरर इमेज 3, 3 इटसेल्फ प्रेजेंट है। 1, 2 अगर आ गया तो 2, 1 भी होना चाहिए। इसके बाद इसको फर्क नहीं पड़ता कि 2, 3 है कि नहीं है, 3, 2 है कि नहीं है, 1, 3 है कि नहीं है, 3, 1 है कि नहीं है, ऐसे सो ऑन। बाकी एलिमेंट्स है कि नहीं उसको फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद सिमेट्रिक हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? सेकेंडली बेटा यहां देखो जरा ध्यान से, 1, 1 है, 2, 2 है, 1, 2 आ गया, 2, 1 आ गया। ये रिफ्लेक्सिव नहीं था बट ये सिमेट्रिक होगा, बट ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और अगर इसमें सिर्फ हमारे पास ये चीजें होती, ऐसे होता, ऐसे होता, इसमें 1, 1 और 2, 2 ही है सिर्फ, तो ये एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन होता। तो ये क्या होता? सिमेट्रिक तो है लेकिन सिमेट्रिक के अंदर भी एंटाई सिमेट्रिक है। जिस तरह आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव का सबसेट है, उस तरह एंटाई सिमेट्रिक जो है वो सिमेट्रिक का सबसेट है। आई होप मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूं। ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार पीछे जाकर जरूर देखना। ठीक है, टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आगे चलते हैं बेटा, हमने रिफ्लेक्सिव कर लिया, सिमेट्रिक कर लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को स्टडी करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है बेटा, उसको ध्यान से करेंगे। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, ये बोलता है इफ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है बेटा, मतलब अगर a, b बिलोंग्स टू r है, अगर a, b रिलेशन में है, ठीक है, और इसके साथ एंड b, c बिलोंग्स टू r है, b और c भी रिलेशन में है, तो इट इज मैंडेटरी कि a, c a नहीं चलेगा, a, c ही चाहिए। a पहले है तो a पहले, c बाद में है तो c बाद में। a, c शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अगर बेटा ये तीनों कंडीशन मीट हो रही है, तीनों कंडीशन मीट हो रही है ना, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगर ये केस 1 समझो, ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसी में केस 2 अगर ऐसा हो कि अगर a, b जो है वो मिल गया रिलेशन में, है ना, और b, c हमें रिलेशन में नहीं मिला, b, c हमें रिलेशन में नहीं मिला, तो भी बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव है। समझना मेरी बात ध्यान से, तो भी बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इफ वाली कंडीशन में अगर ये मिला और ये मिला, फिर तीसरे वाले को चेक करेंगे। अगर ये मिला और सेकंड वाला नहीं मिला तो हम तीसरे वाला चेक ही नहीं करेंगे। इसीलिए मैं इसको लॉयलिटी बोलता हूं, लॉयल्टी। इसके लिए कीवर्ड क्या है? लॉयल होना। कौन किसके लिए कितना लॉयल है ना। इसी तरह केस 3 देखो बेटा, इफ a, b बिलोंग्स टू r है और साथ ही साथ b, c बिलोंग्स टू r है, देन एंड a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r हुआ। इस केस में a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r हुआ, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा।
तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे समझो बेटा, लॉयल्टी से समझो, आजकल की आप लोग की जनरेशन में लॉयल्टी से आप रेट कर पाओगे। ए जो है बी की फ्रेंड है, ए जो है बी की फ्रेंड है, बी ने सी को भी फ्रेंड बना रखा है, बी ने सी को भी फ्रेंड बना रखा है, मतलब ए बी की फ्रेंड थी और बी ने सी को फ्रेंड बना रखा है। अब अगर ए को पता है कि सी कौन है, ए को पता होना चाहिए, ए को पता है कि सी कौन है और वो दोनों भी आपस में फ्रेंड है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, तो लॉयल्टी सेटिस्फाई होती है कि उसने बता रखा था कि हाँ भाई सी भी मेरी फ्रेंड है। लेकिन अगर ए बी की फ्रेंड है और बी ने सी को फ्रेंड बनाया हुआ है, ए बी की फ्रेंड है और बी ने सी को फ्रेंड बनाया हुआ है, लेकिन ए को नहीं पता कि सी उसकी फ्रेंड है, तो धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो ये लॉयल नहीं है ना, इसीलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। सेकंड केस में देखो, अगर ए बी की फ्रेंड है और बी ने किसी सी को फ्रेंड ही नहीं बनाया हुआ, बी ने किसी सी को फ्रेंड ही नहीं बनाया हुआ, तो लॉयल हुआ ना, लॉयल हुआ। अब लॉयल हुआ तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए इसके बाद बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा स्पेशल तरह का रिलेशन होता है, एक ऐसा स्पेशल तरह का रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें जो हमारे रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ओके, तो मैं दो अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। रिसेंटली ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो एमसीक्यूज में पूछते हैं बेटा जनरली, वो क्या पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बता दो, या नंबर ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का फंक्शन में करेंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बता दो। ऐसे क्वेश्चंस वो अक्सर आपको टीज कर देते हैं, है ना। तो इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो बेटा, अगर मेरे पास ए क्रॉस बी का सेट है जिसमें ए और बी अलग अलग है, तो उस केस में नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलेंगे? तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। मतलब a के जितने एलिमेंट है और b के जितने एलिमेंट है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 की पावर में लिख दो। ये फॉर्मूला है इसका, ये इसका फॉर्मूला है। देखो पावर सेट का भी यही फॉर्मूला था, है ना। पावर सेट का क्या फॉर्मूला था, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था पावर सेट, 11th क्लास में पढ़ा था, 2 की पावर n, n का था नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, राइट, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सेट के अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करेंगे ए क्रॉस बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? अगर ए में बी एलिमेंट है, ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो पी क्यू प्रेजेंट होंगे ना, तो 2 की पावर पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा भी आपको अच्छे से बताने के लिए। देखिए यहां पर ए जो है वो क्या है, 1 2 3। इसमें एन ऑफ ए की अगर मैं वैल्यू निकालूं कितने हैं, 3 एलिमेंट। एन ऑफ बी की अगर वैल्यू निकालूं तो कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट्स, है ना। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी के लिए कितने रिलेशन बनेंगे? तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर पी क्यू, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6, यानी 64 रिलेशंस बनेंगे टोटल। देयर विल बी 64 रिलेशंस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला सेम इसी तरीके से। अच्छा एक चीज और, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक जो है बेटा और ट्रांजिटिव भी, वो ए क्रॉस ए में ही प्रूव हो सकता है, वो ए क्रॉस बी के अंदर प्रूव नहीं किया जाता कभी भी, वो ए क्रॉस ए के अंदर ही प्रूव किया जाता है। क्योंकि अगर ए क्रॉस बी में करेंगे तो रिफ्लेक्सिव होने का चांस तो बहुत ज्यादा कम ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि सेट में जरूर थोड़ा कि कॉमन एलिमेंट्स में प्रेजेंट होंगे, है ना। दूसरी चीज कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या, जो अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, सिंपली वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। मान लीजिए मेरे पास ए एक सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट्स पड़े हैं, ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स करो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, वो हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 माइनस 1, यानी 2 की पावर 5 इंटू 4 दैट इज 2 की पावर 20। बहुत बड़ा नंबर है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसको पावर में छोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, अगर ये आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे सेट ए में ही, तो इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास
या इसी के लिए लेते हैं, 5 एलिमेंट्स है, n की वैल्यू 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 6/2, कट करो, यानी 2 की पावर 15, दैट विल बी करेक्ट आंसर, दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने हैं, ये फॉर्मूलाज अगर आप लोगों को याद हो गए तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद कीजिए। टिल देन पॉज द वीडियो टू ओके। सो कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं आपके लिए, 2 क्वेश्चंस पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इसने बोला अ रिलेशन आर इन एस, ऐसे एक सेट है 1 2 3 इज डिफाइंड एज 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1, ये दिया हुआ है। करेक्ट, विच एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर टू बी रिमूव्ड टू मेक इट, टू बी रिमूव टू मेक इट, रिमूव आना चाहिए, टू बी रिमूव, अच्छा टू बी रिमूव्ड ही आएगा, टू बी रिमूव्ड टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इक्विवेलेंस बनाना है, इक्विवेलेंस होने के लिए बेटा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, है ना। पहले चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कुछ है कि नहीं, देखते हैं। इसमें हमें 1 1 दे दिया, 1 2 दे दिया, फिर 2 1 नहीं दिया है, 2 2 दिया हुआ, 3 3 दे दिया, और फिर 3 1 दे दिया। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 1 1 2 2 3 3 तीनों का डबलेट, जो 1 2 3 प्रेजेंट है, इन तीनों का डबलेट प्रेजेंट है कि नहीं, इन तीनों का डबलेट यहां पर प्रेजेंट है, 1 1 2 2 3 3 का डबलेट जो है हमारा यहां पर प्रेजेंट है। अब क्योंकि 1 1 2 2 3 3 का डबलेट यहां पे प्रेजेंट है, इट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव एज a बिलोंग्स टू r, यहां पर प्रेजेंट है, a जो है रिलेशन में हमारा प्रेजेंट है। अब a हमारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद सेकेंड चीज हम सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, इफ लिखना जरूरी है, इफ a b बिलोंग्स टू r देन b a शुड ऑल्सो बिलोंग टू r। ये क्या कह रहा है कि अगर a b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b a भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहां चेक करेंगे बेटा कि 1 1 2 2 3 3 को छोड़ दो, 1 2 को उठाओ, 1 2 है तो इसका मिरर इमेज 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम लिखेंगे हेयर a b बिलोंग्स टू r बट b a डज नॉट बिलोंग्स टू r एज 1 2। एक भी चीज ऐसी मिल गई ना बेटा, एक भी ऐसा हमें रिलेशन मिल गया, एक भी ऐसा पेयर मिल गया, एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल गया बेटा जिसमें एक चीज है दूसरी नहीं है, तो वह रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। हमें एक मिल गया ना, नहीं होगा, आगे चेक ही नहीं करना, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, सॉरी नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव अभी चेक ही नहीं करते, अब इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूविंग, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है उसको रिमूव ही कर दो, रिमूविंग 1 2। अब देखो क्या 1 2 को रिमूव करने से कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं, 3 1 फिर से अटक गया, एंड 3 1। ठीक है, तो 1 2 और 3 1 को रिमूव करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन आर विल बिकम 1 1 1 2 और सॉरी 1 2 नहीं सॉरी 2 2 एंड 3 3। रिलेशन हमारा बन जाएगा 1 1 2 2 3 3। अब क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन है, अब आइडेंटिटी रिलेशन तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, नहीं यकीन तो देखो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि तीनों डबलेट्स प्रेजेंट है, रिफ्लेक्सिव पहले भी था, अब सिमेट्रिक भी हो जाएगा, अब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, है ना, और सिमेट्रिक होने के साथ साथ ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा क्योंकि हमें 1 1 मिला हुआ है लेकिन 1 का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं मिला, 2 2 मिला हुआ है, 2 का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं मिला, 3 3 मिला है लेकिन 3 का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं मिला, तो बाय डिफॉल्ट ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा और ये इक्विवेलेंस बन गया, है ना। हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है, हेंस इट इज फॉर्मिंग एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए
अगला क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि एक रिलेशन जो है इंटीजर्स के अंदर कुछ इस तरीके से है कि a माइनस बी को डिवाइड करने पर वो 2 से डिविजिबल है। a माइनस बी को 2 से डिवाइड करने पर हमारा कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, प्रॉपर आंसर आ रहा है इंटीजर्स में, है ना। मतलब a और b का जो डिफरेंस है, a और b कुछ एलिमेंट्स है और दोनों के दोनों इंटीजर को ही बिलोंग कर रहे हैं। a और b जो है दोनों के दोनों इंटीजर को ही बिलोंग कर रहे हैं और इंटीजर्स में ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है और उनको सब्ट्रैक्ट करके वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा रिलेशन है जो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले इसका। क्वेश्चन समझे ना आप कि मतलब a और b को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, हमें एलिमेंट्स ऐसे लेने हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए a, फॉर रिफ्लेक्सिव a, शुड बिलोंग टू r। या चेक कर लेते हैं क्या अगर a मैं लेता हूं 1 तो मुझे दूसरा एलिमेंट भी 1 लेना पड़ेगा। अगर मैं a 1 लेता हूं तो मुझे दूसरा एलिमेंट भी 1 लेना पड़ेगा। अगर मैं 2 लेता हूं तो दूसरा एलिमेंट भी 2 लेना पड़ेगा। और इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0, है ना। और 0 जो है वो 2 से डिविजिबल है एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2 एज 0/2 इज इक्वल टू 0। तो 0 2 से डिविजिबल है बेटा। इसी तरीके से अगर 2 - 2 कर दो तो भी 0 आ रहा है, तो 0 2 से डिविजिबल है। आपको आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप इस तरीके से लिख के दिखा सकते हो बेटा। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, पहले कंडीशन लिखो a, b बिलोंग्स टू r। इफ लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर सिमेट्रिक इफ a, b बिलोंग्स टू r देन b, a शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब इसने क्या बोला, इफ a माइनस b इस 2k ले लेते हैं, 2k ले लिया मैंने, a माइनस b जो है वो 2k आ गया। मतलब a और b को सब्ट्रैक्ट करके 2k आ रहा है, मतलब वो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है तो 2k लिख लिया मैंने, है ना। देन b माइनस a क्या हो जाएगा, b माइनस a विल बी -2k, क्योंकि नेगेटिव साइन ही आएगा ना आगे, नेगेटिव साइन ही तो आएगा। अब क्योंकि ये इंटीजर है तो इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। b माइनस a किया तो सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क आएगा, और क्योंकि इंटीजर था, नेचुरल नंबर होता तो फर्क पड़ता। इंटीजर था, इंटीजर है तो क्या मतलब हुआ कि ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। देयरफॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव अगर मान लो मेरा a, b जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, अगर a, b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2k होगा, a माइनस बी 2k होगा। और इसके साथ अगर मेरा c, a भी रिलेशन, c, a क्यों लिख रहा हूं, b, c भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं कर रहा तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होगा। अब मान के चल रहे हैं कि उस कंडीशन में कि ये इसको भी कर रहा है, तो हमारा b माइनस सी जो होगा वो 2m के इक्वल होगा। b माइनस सी हमारा 2m के इक्वल होगा, b माइनस सी जो है हमारा 2m के इक्वल होगा, राइट। b माइनस सी मेरा 2m के इक्वल होगा। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं फटाफट से ऐड कर रहा हूं, ठीक है। मैंने जगह बना ली फटाफट से। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड कर लिया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2k, b माइनस सी इज इक्वल टू 2m। इनको ऐड करो, b से b कैंसिल, ये बचेगा a माइनस सी इज इक्वल टू 2k प्लस 2m, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स k प्लस m, क्योंकि अब कांस्टेंट है हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। a, c बिलोंग्स टू r हो गया, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है तो हमारा a, c शुड आल्सो बिलोंग टू r हो गया। a, b r को बिलोंग करेगा, इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव। अब क्योंकि इट इज रिफ्लेक्सिव
symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation. Therefore it is an equivalence relation. अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, मान लिया. अब इक्विवेलेंस रिलेशन में कह रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो. तो मतलब हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो का मतलब क्या है? हमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं बेटा जो जीरो के साथ रिलेटेड होंगे. हमें वो एलिमेंट्स का सेट निकालना है, हमें वो एलिमेंट्स का सेट निकालना है जो जीरो के साथ रिलेटेड होगा. मतलब जीरो में से जिसको सब्ट्रैक्ट करें या जिसमें से जीरो को सब्ट्रैक्ट करें वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए. मतलब जीरो में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं या 2 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करता हूं, दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल होंगे. तो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन. ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी. इनफाइनाइट इक्विवेलेंस क्लास हो रही है इसमें. ये बात समझ में आई? हम इस वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं. इसके बाद आगे की वीडियोस में हम एनसीईआरटी पहले पूरी सॉल्व करेंगे, फिर एमसीक्यूज, फिर फंक्शंस करेंगे. ठीक है, सेम इसी तरीके से. तो रिलेशन के अंदर इसने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? चेक वेदर द रिलेशन आर इज इन द सेट ऑफ ए. ए सेट हमें दे दिया 1 2 3 4 5 6. इस सेट के अंदर हमें रिलेशन दे दिया है. रिलेशन क्या दिया है? बी जो है वो a + 1 के बराबर है. तो सबसे पहले रिलेशन बना रहे हैं. रिलेशन बना रहे हैं a, b से रिलेशन बनेगा. मतलब फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं 1 लेता हूं तो सेकंड एलिमेंट 2 होगा. अगर मैं 2 लूंगा तो 3 होगा. सिमिलरली 3, 4, 4, 5, 5, 6, ये हमारे पास रिलेशन बनेगा. 6, 7 रिलेशन नहीं बन सकता. क्यों? 6, 7 इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा बिकॉज 7 हमारे पास a के अंदर है ही नहीं. और जब भी हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव टेस्ट करना होता है तो हम सिर्फ a क्रॉस a के अंदर ही एलिमेंट्स लेते हैं. ये बात याद रखना, a क्रॉस a के अंदर ही एलिमेंट्स लेते हैं. तो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 ये हमारे पास रिलेशन बन गया. इस रिलेशन के अंदर यहां देखो ध्यान से, एज a, a does not belongs to R. कोई भी हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो देयरफॉर नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी कि a, b जो है वो b, a, b जो है R के साथ बिलोंग कर रहा है. एज a, b belongs to R but b, a does not belongs to R. मतलब यहां पर देखो जरा ध्यान से, 1, 2 है लेकिन 2, 1 रिलेशन के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा. 2, 1 रिलेशन के अंदर है ही नहीं. अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो डिससेटिस्फाई करता हो, है ना, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक. नॉट सिमेट्रिक. ठीक है जी. अच्छा, अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए बेटा, अगर a, b जो है वो रिलेशन में मिलता है और इसके साथ b, c हमें रिलेशन में मिलता है, तो हमें a, c भी रिलेशन में चाहिए. ये कंडीशन होती है. यहां पर देखिए 1, 2 बट 1, 2 रिलेशन में है एंड 2, 3 भी रिलेशन में है, लेकिन 1, 3 जो है वो रिलेशन के अंदर है ही नहीं. मतलब a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है, लेकिन a और c का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. इट इज नॉट ट्रांजिटिव. सिंपली ऐसे लिख देंगे. तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव. ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है. ठीक है, अगला रिलेशन देखते हैं बेटा. शो दैट द रिलेशन R on R is defined as a, b such that a is less than equal to b. a जो है वो b से छोटा या उसके बराबर है, तो वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं. हमें प्रूव करना है. चलिए करते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव, for reflexive a should belongs to R. Here a is less than equal to a. ये ट्रू है, ये ट्रू है. a के बराबर होगा. दोनों में से एक भी कंडीशन सही हुई तो सही हो जाएगा. या a से छोटा हो या a के बराबर हो. a के बराबर हो गया, है ना. a जो है a के बराबर हो गया. therefore रिफ्लेक्सिव. therefore
रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन हमारा। फॉर सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी से छोटा या उसके बराबर है, ए जो है बी से छोटा या उसके बराबर है ना। तो देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर बट बी जो है वो ए के बराबर होना चाहिए या बी ए से छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई जिसमें हमें बताया गया हो कि ए बी के बराबर है। देखो ए तो ए के बराबर होगा, ये बाय डिफॉल्ट है, हमें पता है ए के बराबर होता है, लेकिन ए बी के बराबर होगा ऐसी कोई भी कंडीशन हमें नहीं दी गई, ऐसी कोई भी कंडीशन हमें नहीं दी गई। तो बी जो है वो ए से छोटा है अगर, तो ए बी से छोटा नहीं हो सकता, और ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं होगा, तो दोनों कंडीशंस हमारी एक साथ सेटिस्फाई नहीं होंगी, है ना। तो ये वाली कंडीशन नहीं है हमें मिल रही, तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर सॉरी ट्रांजिटिव क्यों लिखा मैंने, नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है जी। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन फटाफट से लिखेंगे, इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c should also belongs to R। देखिए यहां पर देखते हैं जरा ध्यान से, हम कोई रिलेशन ले लेते हैं, यहां पे भी है क्योंकि रियल नंबर बोला हो तो हम ले सकते थे एग्जांपल, हम ऐसे ले सकते थे 1 comma 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 comma 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। देखो 1 जो है 2 से छोटा है लेकिन 2 1 से छोटा नहीं है। एक भी कंडीशन अगर ऐसी मिल गई ना, एक भी कंडीशन ऐसी मिल जाएगी, रियल नंबर्स में बोला हुआ है, रियल नंबर्स में, तो एक भी कंडीशन अगर ऐसी मिल गई तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाता, नॉट सिमेट्रिक हो जाता, हमें मिल गई वो कंडीशन। अब ऐसे हम ट्रांजिटिव के लिए ढूंढने का ट्राई करते हैं, अगर मैं 1 comma 2 ले लेता हूं, अगर मेरा 1 जो है वो 2 से छोटा है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ऑल्सो 2 comma 3 belongs to R as 2 is less than equal to 3, है ना। then a comma c also belongs to R as 1 is less than equal to 3। 1 3 से भी छोटा होगा, देखो 1 comma 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 2 से छोटा है, 2 comma 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 3 से छोटा है, उसी तरीके से a comma c भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 3 से छोटा है, राइट, as simple as that, therefore it is transitive। इट इज ट्रांजिटिव। तो बेटा यहां ध्यान से देखो बेटा, हमारा ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या बोला हुआ था कि हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक नहीं है ये प्रूव करना है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव आ गया, नॉट सिमेट्रिक आया और ट्रांजिटिव आ गया, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे जरूर बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया और क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। टिल देन बाय बाय। अब वीडियो में एडिट करके डालता हूं, देखो कैसे होता है एडिट कि नहीं होता, ठीक है। तब तक बाय बाय।